हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे आपके क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 यानी कि जनसंख्या के। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो प्रश्न पीछे दिए जाते हैं उनको हम करते हैं, और ये 2-3 प्रकार से आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो आपको यहां पर मिलेंगे एमसीक्यू टाइप प्रश्न, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, ये कह भी रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से कोई एक विकल्प आपको यहां पर चुनना है, ऐसा इस प्रश्न के द्वारा यहां पर कहा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आवागमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आवागमन वाले क्षेत्र में। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि यहां पर 10 लोग रह रहे थे, कोई एक क्षेत्र है 10 लोग रह रहे थे, और एक कोई क्षेत्र है जहां पर पहले से 7-8 लोग थे। अब क्या हुआ कि कह रहे हैं कुछ प्रवास, मतलब क्या हो रहा है, प्रवास। तो अब यहां से कुछ प्रवास हो रहा है, यहां से कुछ लोग यहां जा रहे हैं। मान लीजिए कि 3-4 लोग चले गए, ये 4 लोग यहां से उठकर चले गए, ये 4 आ गए, 1 2 3 और ये 4। तो अब ये 4 जब चले गए तो यहां पर संख्या कितनी बची, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब जहां से हो रहा है वहां की जनसंख्या में भी कमी हुई, घनत्व में भी बदलाव हुआ, और जहां गए वहां पर बढ़ गए, 9 4 13 हो गए, तो यहां पर भी बदलाव हुआ। मतलब क्या होगा, बदलाव आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। तो क्या लगाएंगे, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का, उच्च मृत्यु दर का, उच्च जीवन दर का, और अधिक विवाहित जोड़ों का। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात है ना, बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर मतलब क्या है, पैदा होने का दर ज्यादा है, पैदा होने का मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि लोग जितने हैं वो मर रहे हैं, तो फिर जनसंख्या तो बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल हो जाएगी। जीवन दर अच्छा है, मतलब स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, और अधिक विवाहित जोड़े। विवाहित जोड़े का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो जनसंख्या ही बढ़ा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इस बता रहे हैं कौन जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये तो हो गया लिंगानुपात, तो ये तो नहीं होगा, इसको काट देंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि ना, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम होती है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको कहेंगे? जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, वो जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना अंकगणित तीनों जानता है वो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें एक उम्र का भी दायरा होगा, 7 वर्ष या उससे ज्यादा। क्या होगा, 7 वर्ष या उससे ज्यादा कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ लिख सकता है, तो क्या होगा, उसको साक्षर कहा जाएगा। अब आते हैं कि हमें कुछ उत्तर जो है वो संक्षेप में देने हैं। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की आपको यहां पर व्याख्या करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? जन्म दर पर बात कर लेंगे, मृत्यु दर पर बात कर लेंगे, और प्रवास पर बात कर लेंगे। हालांकि प्रवास तो क्या है कि अगर अंतरराष्ट्रीय है तो फायदा करेगा, मतलब वो प्रभावित करेगा नहीं, तो देश की जनसंख्या तो वही रहेगी। जन्म दर क्या है, तो एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों को क्या कहते हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहा जाता है। जनसंख्या के आकार है ना, जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में ये वृद्धि करते हैं। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या कहेंगे, वृद्धि हो गई है।
दूसरा है मृत्यु दर, सेम आ जाएगा प्रति हजार, एक वर्ष के दौरान प्रति हजार लोगों पर मृतकों की जो संख्या है उसको क्या कहेंगे, उसको मृत्यु दर कहा जाएगा। एक जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में ये क्या करते हैं, कमी ला देता है, इससे कमी आ जाती है। लेकिन अगर किसी वर्ष मृत्यु दर कम हो जाती है, अगर आप देखें किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या से अधिक हो, तो इसका मतलब क्या है, उस वर्ष के दौरान क्या होगा, जनसंख्या में कमी आ जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते मृत्यु दर में कमी आ रही है, जन्म दर जबकि वही का वही है, इससे जनसंख्या में वृद्धि भी हो जाती है, यह भी हमने देखा है। प्रवास, माइग्रेशन, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, वे क्या कहलाता है, उसको आप प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आगमन और प्रस्थान दोनों ही स्थानों पर जनसांख्यिकी डेमोग्राफी आंकड़ों को यह परिवर्तित करता है। प्रवास कैसा होता है, एक आंतरिक होता है जो देश के भीतर होगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय होगा जो देश से बाहर होगा। आंतरिक मतलब देश के भीतर एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, और अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश तक। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दोनों चीजों को प्रभावित करता है। 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है, 1981 से क्यों घट रही है ये बताना है। तो 1981 से भारत में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। अगला प्रश्न, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को आपको परिभाषित करना है। आयु संरचना, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। जन्म दर, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित हुए पैदा बच्चों को जन्म दर, और सेम उल्टा कर देंगे तो मृत्यु दर, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, समझाना है। प्रवास, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और उसमें इसकी भूमिका भी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि जहां से आप जा रहे हैं और जहां को जा रहे हैं, दोनों स्थानों की जनसांख्यिकी को आप प्रभावित करते हैं, वहां की डेमोग्राफी को आप प्रभावित करते हैं। प्रवास जो है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। आंतरिक का मतलब देश के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जनसंख्या के वितरण को जरूर प्रभावित करता है। प्रवास जनसंख्या के गठन एवं वितरण में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में अधिकतर प्रवास कैसा देखने को मिला है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ। तो ग्रामीण क्षेत्रों से क्यों होता है प्रवास, क्योंकि यहाँ पर अपकर्षण पुश फोर्स काम करता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है ना, या और दूसरी सुविधाएं नहीं, इस कारण से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी है, इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर अपकर्षण मतलब पुश देखने को मिलता है। और ये नगर में क्या होता है, नगर में आकर्षण मतलब पुल, है ना, नगर में कर्षण होता है पुल, ये नगर अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वहां पर रोजगार है और वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। 1951 में अगर आप देखें तो शहरी जनसंख्या 17.29 थी, और जो 2001 में बढ़कर 27.28 और 2011 में बढ़कर 31 पॉइंट समथिंग हो गई है। 1991 से 2001 के बीच एक ही दशक के दौरान 10 लाख से अधिक की संख्या वाले नगरों में भी वृद्धि हो गई है। 23 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 35 आपको देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच आपको अंतर लिखना है, ये अंतर लिख दे। जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन या जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। परिवर्तन की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या में परिवर्तन की जगह क्या करते हैं, यहाँ पर वृद्धि कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या करते हैं, वृद्धि कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या के वितरण, संरचना और आकार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। घनत्व में परिवर्तन आ गया है ना, आकार में परिवर्तन आ गया, संरचना में परिवर्तन आ गया, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का स्ट्रक्चर है वो बदल गया, ये सब क्या कहलाएगा, इसको जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। व्यवसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा गया है।
व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसायों को प्रायः प्राथमिक मतलब जिसमें आपने देखा था कृषि, खनन, मछली पालन, द्वितीयक जिसमें हमने फैक्ट्रियों की बात करी थी, निर्माण की बात करी थी, उत्पादन करने वाले लोग, उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य, और तृतीयक जिसमें हम सेवाओं की बात करते हैं, परिवहन, संचार और वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य में कार्यरत है। द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में आप अगर प्रतिशत देखेंगे तो 13 और 20 का प्रतिशत आप यहां पर देख पाएंगे। बस वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, व्यावसायिक परिवर्तन देखने को मिला है। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है यह बताना है। स्वस्थ जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वस्थ जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक परिसंपत्ति है, एक एसेट है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादन दे सकता है, अधिक दक्ष हो सकता है, वह अपने सामर्थ्य को क्रियान्वित कर सकता है या कर सकती है, समाज एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार है ना, मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार 25 थी, 2001 में आप घटकर देखें 8.1 रह गई है ना। और अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1951 में 36.7, मतलब औसत उम्र, मतलब लोग 36-37 साल तक आते आते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जो बढ़कर कितनी हो गई है 2001 में 64.6 आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या इंगित कर रहा है? स्वास्थ्य की तरफ इंगित कर रहा है। तो सभी लोग स्वस्थ होंगे तो जनसंख्या कैसी होगी? स्वस्थ होगी और अच्छा काम होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। भारत सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधारने तथा कल्याण एवं स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ाने के लिए 1952 में विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं कि स्वास्थ्य पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सभी कोर्स आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।